मैं गुड़िया नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सपने इस तरह सच भी होते हैं। क्या अभी 5 महीने पहले ही तो विनय से मैं रितु दीदी की शादी में मिली। दीदी के देवर होने के नाते चुहलबाजी हुई, कब दोस्ती, फिर दोस्ती से ज्यादा कुछ और। अब 10 दिनों बाद हमारी सगाई है। हवाई जहाज में अकेले बैठे हुए मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन रीतू दीदी बहुत खुश नहीं हुई थी ये सब सुनकर। क्यों, क्या वो मुझे अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती हैं? मम्मी ने भी यही कहा। रीतू खुद तो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, नौकर चाकर से भरा हुआ घर है, तुम्हें क्यों चाहिए वहां देखना? अपनी माँ की तरह ही है। मम्मी की बात सुनकर मैं सहमत नहीं हो पाई थी। ताई जी और मम्मी में भले ही कितनी ही प्रतिस्पर्धा रही हो, पर रीतू दीदी ने सदैव बड़ी बहन की तरह मुझे स्नेह और संरक्षण में संजो कर रखा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर रीतू दीदी प्रतीक्षा करते हुए मिली गई। मैं लिपट गई। अब तो तुम मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया करो, बहन से देवरानी बनने जा रही हो। उनकी बात सुनकर मैंने मन का मैल धुल गया। खुश तो है दीदी इस रिश्ते से। दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते थे। विनय भी जीजा जी के साथ बिजनेस देखते थे। माता पिता की ना होने के कारण जीजा जी ने ही विनय को पाला था और अब रीतू दीदी विनय का पूरा ध्यान रखती थी। घर पहुंचते ही मैं दंग रह गई। दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा घर, रंग बिरंगे फूलों से सजी क्यारियां, सलीके से लगे पेड़ पौधे और हमारे स्वागत में हाथ बांधे खड़े आधा दर्जन नौकर। विनय की जिद पर जीजा जी ने मुझे यहाँ बुलाया था सगाई की शॉपिंग करने के लिए। मैं ये सोचकर गुलाबी हुए जा रही थी कि शाम को विनय से आमना सामना होगा। निम्मी, तुम फिलहाल तो ऊपर रहोगी गेस्ट रूम में, मेरे बगल वाले कमरे में, विनय के कमरे में शादी के बाद, ठीक है ना? दीदी की छेड़छाड़ मेरे गाल और लाल हो रही थी कि शाम को विनय से आमना सामना होगा। विनय मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे और जीजा जी चिढ़ा रहे थे। देखो साली साहिबा, कल से शॉपिंग शुरू, बिजनेस के काम से इनको हफ्ते भर की छुट्टी, खूब घूमिए आप लोग, लेकिन रीतू भी आपके साथ रहेगी आप लोग की निगरानी के लिए, ठीक है ना निम्मी? मैं शर्मा रही थी। विनय एकदम से बोले, भैया निमिषा कहा करिए ना, निम्मी अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन में खरीदारी शुरू हुई, इस शोरूम से उस शोरूम, इस डिजाइनर से उस डिजाइनर तक। शाम होने तक मैं बहुत थक गई थी। विनय को कुछ भी नहीं पसंद आया था। हालांकि एक लहंगे पर मेरा दिल आ गया था। काफी शाम में मैंने कहा, अरे सगाई ही तो है, वही क्रीम कलर वाला लहंगा ले लेते हैं, इतना क्या सोचना। विनय ने अजीब ढंग से जवाब दिया, इसीलिए तो तुमको यहाँ बुलाया है। मुझे लग रहा था कि तुम कुछ भी ना पहन लो। मैडम, विनय की सगाई है, कोई मामूली बात नहीं है। दीदी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कॉफी पीती रही। 2-3 दिनों में लहंगा शेरवानी सब लिया गया। जेवर कैसे होंगे, डेकोरेशन, फूलों का रंग इतनी बारीकी से विनय पसंद कर रहे थे, उबाऊ लग रहा था। अगले दिन विनय को जीजा जी ने बुला लिया और हम दीदी दिल्ली घूमने लगे। कितना सुहाना लग रहा था सब कुछ। अचानक दीदी के पास फोन आया। उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिया। निमिषा, तुम्हारा फोन कहाँ है? आज तुम बिना मुझे बताए कहाँ चली गई? मैं घर आया था तुम्हें लेने, मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ जाना है मेकअप ट्रायल के लिए, तुरंत वहां पहुंचो, भाभी को एड्रेस पता है। मैं खिन्न हो उठी थी। मेकअप कैसा होगा ये तो मैं भी देख सकती हूँ ना? हर बात में विनय का हस्तक्षेप, ये सब क्या है? घर आते समय दीदी को घर छोड़कर हम दोनों बाहर खाना खाने चले गए। माहौल अच्छा था लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। विनय ने बात शुरू की, निमिषा तुम जानती हो ना, मैंने पहली बार तुम्हें देखते ही सोच लिया था कि शादी मैं तुमसे ही करूँगा। मैं कुछ बातें साफ साफ करना चाहता हूँ। देखो, मैं भैया जैसा नहीं हूँ जो भाभी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। भाभी उनसे बिना पूछे हर काम करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज तुमने भी वही किया, एक बार भी तुमने पूछा नहीं मुझसे कि जाना है। और प्लीज अपना स्तर सुधारो, अच्छी पसंद करो। एक बात और, मेरा नाम लेकर मत बुलाया करो। पति पत्नी का पद ऊंचा रहता है। ये सब सोचकर तुम्हें खराब तो नहीं लग रहा है ना मेरा कहना? मैं मुस्कुरा दी। घर आने के बाद मेरा मुंह उतरा रहा। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सबके जाते ही दीदी को लेकर कमरे में आ गई। दीदी, 2 दिनों बाद मेरी सगाई है, कल पापा मम्मी भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मैंने रितु दीदी को ये एक एक बात बताई। दीदी का चेहरा संजीदा होता जा रहा था। निम्मी, मैं क्या बोलूं? शुरू में मैंने विरोध किया था, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं नहीं चाहती कि तुम विनय से शादी करो। वो क्या है उसको मैं जानती हूँ। गुस्से में जिस तरह वो नौकरों पर चिल्लाता है, सामान फेंकता है, हर बात पे अपना ही हुक्म चलाना। मुझसे भी कहता है कि भैया ने आपको बहुत छूट दे रखी है। ऐसे इंसान के साथ तुम मुरझा जाओगी निम्मी। दीदी की बातें सुनकर मेरा रहा साहस सक भी जाता रहा। आंखें भर आई थी, लेकिन दिल मजबूत करके एक फैसला लिया। पापा को फोन किया, टिकट बुक कराई। विनय और जीजाजी को बुलाकर मैंने बात छेड़ दी। विनय ने कांच की ग्लास जमीन पर पटक दी। क्या बकवास है, परसों सगाई है, आज तुम पीछे नहीं हट सकती हो। किसी ने तुम्हें भड़काया है। उसका इशारा दीदी की ओर था। मैंने कहा, मैं देख रही हूँ ना आपका रवैया। आपको एक पत्नी नहीं, एक गुड़िया चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाली, निर्णय लेने में सक्षम, समझदार पत्नी नहीं। मैं बंदिशों में नहीं रह सकती हूँ। समझिए इस बात को। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान समझ दोनों ओर से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। मैंने जीजा जी के पास जाकर माफी मांगी। जीजा जी मुझे माफ करिएगा। वो कुछ बोले नहीं, नाराज लग रहे थे। विनय ने मेरे पास आकर कहा, निमिषा, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। विनय, आपको मैं पसंद आ गई थी। आपने मुझे चुना, लेकिन मेरे मन में तो खैर इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोती रही, सामान पैक करती रही। थोड़ी देर में निकल लूँगी इस घर से, विनय की जिंदगी से और अपने सपनों की दुनिया से। टूटे सपनों की किरचें चुभ रही थीं। दर्द हो रहा था, लेकिन एक सुकून भी था। जो प्यार आपको दम घोट कर मारने पर आमादा हो जाए, उसका अधूरा रहना ही बेहतर है।